नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश में पहली बार होगा लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव। स्पीकर के लिए कल 11 बजे मतदान होगा। ओम बिरला का के सुरेश से होगा मुकाबला। ओम बिरला होंगे एनडीए के उम्मीदवार। ओम बिरला ने नामांकन भी दाखिल किया। के सुरेश होंगे विपक्ष के स्पीकर पद के उम्मीदवार। के सुरेश के भी नामांकन उन्होंने भी दाखिल किया है। तो देश में पहली बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव। इससे पहले भी हमने देखा कि के सुरेश जो हैं वो 8 बार के सांसद हैं, जबकि प्रोटेम स्पीकर जिन्हें बनाया गया भर्तृहरि मेहता वो 7 बार के सांसद। तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे विपक्ष की तरफ से कि के सुरेश को प्रायोरिटी दिए जानी थी, जो कि नहीं दी गई वरीयता के आधार पर भी। अब ओम बिरला से मुकाबला। कल 11 बजे मतदान होगा। लोकसभा स्पीकर पद के लिए ये चुनाव है बेहद अहम। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार होंगे। ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। के सुरेश विपक्ष के स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं। के सुरेश ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। ज्यादा जानकारी के लिए इसी दिन का रुख करेंगे। प्रदीप जी, मुकाबला कड़ा होने वाला है लोकसभा स्पीकर पद के लिए। पहली बार होगा जो चुनाव, और ओम बिरला एक तरफ और दूसरी तरफ विपक्ष के भी उम्मीदवार के सुरेश। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है? देखिए बिल्कुल सौरभ, अगर देखें हम यहाँ पर स्पीकर का चुनाव जो है वो मुकाबला तय होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला ने पर्चा दाखिल किया है। इसकी औपचारिक जानकारी केंद्रीय मंत्री की ओर से दी गई है, जो पीयूष गोयल हैं, और नेता सदन भी है। वो फिलहाल राज्यसभा में जो पिछला सदन था, अब नया नेता चुनाव होना है। लेकिन दूसरी तरफ देखें हम तो यहाँ पर स्पीकर पोस्ट को लेकर एक चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि के सुरेश गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पद पर विपक्ष दावा ठोक रहा था और इसीलिए बात नहीं बनने के बाद उन्होंने स्पीकर पोस्ट पर भी अपने उम्मीदवार को फील्ड कर दिया है। ये जानकारी मिली है। तो ये जरूर है कि क्या नाम वापस होने तक यहाँ के सुरेश मैदान में बने रहेंगे या सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आएगा, ये बड़े सवाल हैं। संख्या बल के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला का चुना जाना तय है, लेकिन इसमें एक जरूर ये एक मैसेज जाएगा कि सर्वानुमति नहीं बन पाई है, और ये पहली बार होगा संभवतः जब एक स्पीकर की पोस्ट पर हम चुनावी मुकाबला देखेंगे। तो दिलचस्प रहेगा ये देखना, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से जिस तरीके से एनडीए की सरकार है वो आश्वस्त है कि वो यहाँ पर सदन में स्पीकर पोस्ट को लेकर जो अगर चुनाव की नौबत आती है तो वो अपना नंबर साबित कर देंगे। तो दूसरी तरफ विपक्ष एक प्रतीकात्मक मैसेज देगा कि वो उनकी बात नहीं मानी गई, और डिप्टी स्पीकर पद पर जो संख्या बल के लिहाज से विपक्ष का दावा बनता है उस पर वो सरकार अगर नहीं मानती है तो एक मैसेज वो देने की कोशिश करेंगे। तो एक नई राजनीतिक लड़ाई बनकर उभर रही है। फिलहाल पर्चे दाखिल हो गए हैं और इसी के साथ एक मुकाबला भी तय होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, बिल्कुल। और कई सवाल अब और ज्यादा दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि के सुरेश के नाम को लेकर विपक्ष ने पहले भी कई सवाल खड़े किए थे। जब प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहता को बनाया गया था तो तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए थे, और ऐसे में अब जो प्रोजेक्ट किया गया है स्पीकर के तौर पर विपक्ष के द्वारा, तो जाहिर सी बात है सरकार और संख्या बल दोनों का ही तालमेल बैठाना होगा। ऐसे में ये जो तकरार है और खासकर लड़ाई है इस पद को लेकर, वो और दिलचस्प होती नजर आएगी। देखिए बिल्कुल, और संवैधानिक पद है। स्पीकर की भूमिका सदन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है, और निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना, महत्वपूर्ण चर्चा को संयोजन कराना, उनका ये तमाम ऐसे प्रमुख इसके अलावा अन्य बैठ के वो आयोजित होती हैं। तो समय समय पर स्पीकर इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, और ऐसे में जिस तरीके से ये पोस्ट थी जिस पर ये सर्वानुमति बनाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की ओर से की गई, ये दावा किया गया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि डिप्टी स्पीकर उनका होना चाहिए इस बार, क्योंकि समीकरण बदले हैं। नेता विपक्ष भी
यहाँ पर बनेगा और राहुल गांधी इस रेस में सबसे आगे नेता विपक्ष बनने की रेस में सबसे आगे हैं। संख्या बल के लिहाज से विपक्ष के नेता वो बनेंगे। दूसरी तरफ अगर देखें तो डिप्टी स्पीकर पद, जो स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर बनते हैं, वो 10 साल से पद खाली रहा है, लेकिन अब ये भी भरा जाए और इसमें सहयोगी दल, इनको सरकार की मंशा है कि उस सहयोगी दल को किसी को ये डिप्टी स्पीकर पद दे, लेकिन विपक्ष के पास ये दावा है कि परंपरा के मुताबिक इस पोस्ट पर उनका क्लेम बनता है और इसलिए ये समीकरण बनकर उभर रहा है कि अब स्पीकर पोस्ट पर जो है एक आम सहमति नहीं बन रही है और इसीलिए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला का नाम सामने आ गया है। इसके अलावा जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार स्पीकर पद पर होंगे, के सुरेश, उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये मुकाबला तय हो रहा है। अगर वो नामांकन वापस नहीं लेते तो निश्चित तौर पर एक मुकाबला ये तब्दील हो जाएगा। कल चुनाव होना है स्पीकर का और एक संख्या बल के लिहाज से एनडीए का दावा है कि उनका उम्मीदवार जीतेगा। तो दूसरी तरफ विपक्ष एक मैसेज देने में कोशिश करने में जुटा हुआ है कि वो ये मैसेज दे कि यहाँ पर जो संवैधानिक परंपरा है उनका उल्लंघन किया जा रहा है और इसलिए वो आंदोलन भी कर रहे हैं। संविधान बचाओ आंदोलन को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए थे। आज सदन के बाहर भी राहुल गांधी ने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जो कन्वेंशन बना था, यानी विपक्ष पर समर्थन देंगे विपक्ष के नेता स्पीकर पद पर सरकार के उम्मीदवार को, लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर उनका होगा, ये कन्वेंशन बना था। लेकिन जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनकी ओर से कोई कॉल नहीं गया और नियम को तोड़ा गया है और इसलिए वो तस्वीर बनकर उभर रही थी कि वो भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो फिलहाल अब एक उम्मीदवारी यहाँ पर विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर तय हो गई है के सुरेश की। तो एक ये जो सर्वानुमति है वो नहीं बन पा रही है और इसीलिए एक मुकाबला कल हम देख पाएंगे सदन के अंदर। इस पर क्या संख्या बल निकल कर आएगा उस पर तमाम नजरें रहेंगी। हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, और इससे पहले दिलचस्प और ज्यादा स्थिति होती जा रही है। सवाल ये भी है कि जब कुछ सांसदों को, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, जब शपथ दिलाई गई थी तो उस दरमियान भी हमने देखा कि विपक्ष के और इंडी गठबंधन के तमाम सांसद संविधान की प्रति हाथ में लेकर पहुंचे थे संसद भवन। तो सवाल यह भी है कि संविधान बचाने की लड़ाई को लेकर पुरजोर तरीके से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर संविधान बचाने का नारा लेकर विपक्ष एकजुट नजर आया है, तो दूसरी तरफ अब जब स्पीकर पद को लेकर विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर के सुरेश का नाम सामने आया है, तो ये भी एक अहम जानकारी दे दूं कि टीएमसी की ओर से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमसे कोई परामर्श नहीं लिया गया। टीएमसी चुनाव अलग लड़े थे लेकिन वो गठबंधन को समर्थन कर रहे थे और ये सदन के अंदर भी उनकी भूमिका बदली रहेगी। अब टीएमसी की ओर से ये कहना है कि अध्यक्ष पद के लिए, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बारे में टीएमसी से कोई सलाह नहीं ली गई। तो ये साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं थोड़ा सा असमंजस और थोड़ा सा एकजुटता नहीं है। इंडिया ब्लॉक में भी ये कहा जाएगा इसको लेकर। तो ये जरूर है कि आसपास सरकार के उनके उम्मीदवार ओम बिरला की जीत होगी और इंडिया ब्लॉक भले ही प्रतीकात्मक तौर पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा हो, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाएगी और इसलिए आसपास एनडीए ब्लॉक अपने उम्मीदवार की जीत के दावे भरपूर कर रहा है। प्रदीप जी, डिप्टी स्पीकर को लेकर किस तरीके की स्थिति रह सकती है? सवाल दोहराएंगे। डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर किस तरीके की स्थिति रह सकती है? देखिए, डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। विपक्ष ने कहा है कि पद उसको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं डिप्टी स्पीकर पद को लेकर। क्या वो विपक्ष की मांग मानेंगे? लेकिन अब जब डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष ने साफ किया कि उनकी मांग नहीं मानी जा रही है, इसलिए वो स्पीकर पद पर उम्मीदवार उतार रही है। तस्वीर साफ है कि डिप्टी स्पीकर पद पर सरकार की मंशा है कि वो सहयोगी दल टीडीपी या जेडीयू के किसी सांसद को इस पोस्ट के लिए आगे करे। ऐसी संभावनाएं बनकर निकल सकती हैं। फिलहाल स्पीकर पद पर चुनाव के बाद ही सरकार इस पर पत्ते खोल सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। प्रदीप जी, एक बेहद अहम सवाल, जब एनडीए गठबंधन की सरकार मोदी 3.0 कार्यकाल की बनी तो हमने ये भी देखा कि टीडीपी और जेडीयू कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे थे। तो सवाल यह है, प्रधानमंत्री कई मौकों पर ये कहते रहे कि अब सहयोग से काम चलेगा, सहयोग के साथ ही सरकार चलानी होगी, सबका, हर व्यक्ति का विकास करना होगा, सबको साथ लेकर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि टीडीपी से हो सकता है या फिर जेडीयू से हो सकता है, दावेदारी उधर से भी की गई थी। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना और एक सहमति बनाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी, लेकिन राहुल गांधी ने यह हमला किया कि ये सिर्फ दिखावा है, कथनी करनी में अंतर है।
और इसी को लेकर यहाँ वार पलटवार देखने को मिले हैं। एक तरफ संविधान बचाने को लेकर अपनी लड़ाई तेज करते हुए विपक्षी ब्लॉक नजर आ रहा है, प्रदर्शन भी हुए हैं और जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, कल भी वो प्रति लेकर आए थे। जब शुरुआत हुई थी शपथ ग्रहण समारोह की, यानी सांसदों को बतौर सदन में शपथ दिलाने का कार्यक्रम, और इसमें विरोध भी देखने को मिला था। नीट एग्जाम जैसे इश्यू को लेकर जो धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री, उनका विरोध भी हुआ सदन के अंदर। तो ये भी तस्वीर बनकर होगी। तो ये जरूर है कि विपक्ष अपने अपने मुद्दे वो उठाएगा और इस बीच यहाँ पर स्पीकर के चुनाव का मोड़ है, इस पर नजरें लगी हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों को 27 तारीख को ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में प्रधानमंत्री को भी हिस्सा लेना है। तो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे। इस बीच राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोर्चाबंदी की है, मोर्चा संभाला है, बयान दिया है, सदन के बाहर सरकार पर हमला बोला है, इससे ये तस्वीर बनकर उभर रही है कि जो नेता विपक्ष का पद संभालने के लिए वो तैयारी करते नजर आ रही हैं। यानी उसके लिए उन्होंने जो कहा था कि वो इसका सही समय पर निर्णय लेंगे, वो तस्वीर बनकर उभर सकती है। तो अब जिस तरीके से मोर्चाबंदी खुद राहुल गांधी संभालते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष के नेता के तौर पर, अब वो जाहिर हो रही है और ऐसे में एक नई लड़ाई राजनीतिक तौर पर बनकर उभरेगी। सदन के अंदर और बाहर नए राजनीतिक मुद्दों की धार देखने को मिलेगी आने वाले समय में, ये दिखाई देता है। बिल्कुल प्रदीप जी, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से उत्साह से लबरेज है इंडी गठबंधन और जिस तरीके से समर्थन जनता ने दिया, खासकर यूपी से जो समर्थन मिला विपक्ष को, तो जाहिर सी बात है ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार सदन में जो दावेदारी है विपक्ष की तरफ से, जो पहले पेश की जाती थी कि दावेदारी हल्की नजर आती थी, वो अब कहीं ना कहीं दावेदारी और मजबूत नजर आएगी। तमाम बिलों को पास कराने की बात हो, ये तमाम अहम मुद्दे हो। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से सदन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका स्पीकर की होती है, बिल को पारित कराने की भूमिका, और उसमें जो संख्या बल का गणित होता है, वो एनडीए के पाले में ये दावा लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस बार एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो चुनौती तो रहेगी ही, कमोबेश कहीं ना कहीं नैतिक दबाव भी रहेगा। ये कहा जा रहा है विपक्ष की जो कोशिश रहेगी वो यहाँ पर अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर बैकफुट पर लाने की रहेगी। और इसीलिए राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को जब इंटरव्यू दिया था तब ये दावा किया था कि किसी भी छोटी चूक से सरकार को खतरा हो सकता है, लेकिन सरकार नंबर गेम में आश्वस्त है। और इसीलिए उन्होंने जिस तरीके से फील्डिंग की है, जिस तरीके से रणनीतिक तौर पर रणनीति बनाई है, उसमें वो आश्वस्त है कि पूरा कार्यकाल सरकार करेगी और कोई खतरा नहीं हुआ। इससे पहले भी गठबंधन की सरकारें जिस तरीके से चली हैं देश में, उनका भी इतिहास रहा है। लेकिन ये पहला मौका होगा जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार का गठन हुआ है, गठबंधन की सरकार, लिहाजा कुछ चुनौती पेश आ सकती है, ये कहा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी ये अनुमान लगाते हैं, फ्री हैंड नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपने निर्णय लेते हुए नजर आ रही है, उससे लग नहीं रहा कि वो किसी दबाव में है। यानी घटक दल टीडीपी वो आंध्र प्रदेश की भूमिका में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें उन्हें केंद्र के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर भले ही बनकर उभरे हैं, लेकिन वो कोई टकराव के मूड में दिखते नहीं है। आने वाला वक्त क्या होगा ये समय तय करेगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने भरपूर समर्थन दिया, हर निर्णय का समर्थन करेंगे, उससे एक अलग मैसेज गया है और इसको लेकर बड़ी चर्चाएं नहीं है। तो फिलहाल जेडीयू ने भी पूरा आश्वस्त किया है। तो ऐसे में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों दलों के पास 28 सांसद हैं कुल मिलाकर अगर देखें, और इसीलिए अन्य दलों के साथ भी बीजेपी ने संपर्क साधा था। उनकी संख्या बल के लिहाज से भी वो आश्वस्त हैं कि वो समर्थन भी उनको समय समय पर मिलता रहेगा। ये छोटे दल हैं जो अलग अलग पार्टी व्यक्तिगत तौर पर निर्दलीय सांसद भी आए हैं, उनका समर्थन उनको मिलता रहेगा। और इसलिए सरकार अब अस्तित्व में है और उसके लिए निश्चित तौर पर आगे बढ़ना, अब अलग अलग मुद्दों को लेकर आगे ले जाना, वो निश्चित तौर पर संभव दिखता है। तो फिलहाल तमाम चीजों पर नजरें लगी हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, अब ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं तालमेल बैठाने के साथ साथ आगे जो ठोस फैसले नरेंद्र मोदी की सरकार ले रही है, बीजेपी की सरकार ले रही है, खासकर एनडीए की सरकार कहें तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि इस बार गठबंधन में है। तो सवाल ये भी है कि विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर आने वाले समय में सदन में सरकार को घेर सकता है, क्योंकि अभी तो ये तस्वीर साफ होगी कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, कल मतदान होगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन सरकार के आगे चुनौतियों की बात की जाए तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जो विपक्ष अब घेर सकता है?